हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष इतिहास शिक्षण के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 20। तो दोस्तों, यहाँ पर हम क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं आपका फर्स्ट पेपर शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ और फोर्थ पेपर जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा का यूपीएच पूरा कंप्लीट हो गया, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और साथ ही टेलीग्राम चैनल पर बीएड क्लासेस के नाम से ये सारे लिंक वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, आपको जहाँ से भी सुविधा हो वहाँ से आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसमें क्वेश्चन है, शिक्षक प्रशिक्षण में पाठ योजना का क्या महत्व है। ये आपके सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी 2019-2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों, उत्तर देखते हैं। शिक्षण प्रशिक्षण में पाठ योजना के निम्नलिखित महत्व हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले एक बार हम शिक्षण, जो भी प्रशिक्षण में एक तरह से पाठ योजना क्या है, इसके विषय में हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, पाठ्य योजना किसी भी पाठ्य वस्तु को शिक्षण कार्य से पहले उसकी एक योजना बनाना, जिसके माध्यम से शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को और भी प्रभावशाली ढंग से कर पाए। तो दोस्तों, एक तरह से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शिक्षक के माध्यम से किसी भी पाठ्य वस्तु का क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुतिकरण ही पाठ योजना कहलाता है, जहाँ पर शिक्षक महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ाते हुए और साथ ही एक्सप्लेन करते हुए शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाता है, जिससे छात्रों का अधिगम अच्छे ढंग से हो पाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, शिक्षक प्रशिक्षण में पाठ योजना के निम्नलिखित महत्व हैं। नंबर 1 पे है यहाँ पर समय एवं शक्ति की बचत। पाठ योजना बनाने से अध्यापक का समय एवं शक्ति दोनों की ही बचत होती है। वह योजनानुसार क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन अध्यापन क्रिया संपन्न करता है, अतः वह शिक्षण बिंदु से विमुख नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें एक शिक्षक की, जो कि अपने पाठ्य वस्तु को कक्षा में पढ़ाने से पहले, या फिर हम कहें किसी भी पाठ्य वस्तु को शिक्षण कार्य करने से पहले उसकी अपनी योजना बनाना, जिसके माध्यम से शिक्षण कार्य प्रभावशाली बने, छात्रों में अधिगम हो, यानी कि व्यवहार परिवर्तन हो। तो इन सब उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, शिक्षण उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहाँ पर हम देखें, जो भी शिक्षक के माध्यम से योजना बनाई जाती है, जिसमें समय और शक्ति दोनों की ही बचत होती है। और साथ ही अगर हम बात करें शिक्षण के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, शिक्षक छात्रों को बता पाता है, और एक योजना तैयार करने से शिक्षक को ये भी कहीं ना कहीं पता हो जाता है कि जो उनके छात्र हैं वो कहाँ कहाँ पर उन्हें अधिगम करने में कठिनाई आएगी। तो उस जगह को, उस टॉपिक को शिक्षक और अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर देता है। तो दोस्तों, इस तरह से हम देखें तो पहला पॉइंट, समय एवं शक्ति की बचत, एक शिक्षक के माध्यम से जब भी वो पाठ योजना का निर्माण करता है तो वो करता है, समय और शक्ति दोनों की ही बचत करता है। कहने का तात्पर्य यही है। अब हम देखते हैं नंबर 2 पर है आत्मविश्वास में वृद्धि। अध्यापक अपने शिक्षण कार्य हेतु पूर्व में ही निर्धारित विषय वस्तु को पाठ्य योजना के रूप में परिणत कर लेता है। उसे ये पता होता है कि कौन सा बिंदु कब पढ़ाया जाना है और उस बिंदु को स्पष्ट करने के लिए कितनी विषय सामग्री
किस प्रकार से बालकों के समक्ष प्रस्तुत करनी है, कहाँ पर क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है और उसका समाधान किस प्रकार करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि एक शिक्षक पाठ्य वस्तु को नियोजित ढंग से प्रस्तुत करने के लिए, कक्षा में शिक्षण कार्य करने के लिए, प्रभावशाली शिक्षण कार्य करने के लिए, जिससे छात्रों को अधिगम में आसानी हो, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखने के लिए, कक्षा शिक्षण में कोई रुकावट ना आए, इसके लिए भी, और जो भी आवश्यक सामग्री, जो भी आवश्यक उपकरण होते हैं शिक्षण सामग्री के रूप में, उन सब की में उनकी जो अपनी उपयोगिता है पाठ्य वस्तु में, उन सब का भी एक तरह से इसमें ध्यान रखता है शिक्षक। तो इस यहाँ पर हम देखें, इन सब चीज़ों को करने से, एक तरह से पाठ योजना का निर्माण करने से, जो भी सहायक सामग्री है उसका प्रयोग करने से, और यहाँ पर समय और शक्ति दोनों की बचत भी हो रही है। तो एक तरह से जब एक शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली ढंग से करता है तो कहीं ना कहीं उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, क्योंकि वो अपने कार्य को सही ढंग से कर पा रहा है और उसके जो भी शिक्षण उद्देश्य हैं वो पूर्ण हो रहे हैं। यहाँ पर हम देखें, उक्त सभी तथ्यों से वह भली भांति अवगत होता है, अतः उसमें आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। तो दोस्तों इस तरह से हम देखें तो जब शिक्षण उद्देश्य की पूर्ति होती है तो एक तरह से वो छात्रों को सही ढंग से अधिगम कराने में सफल होता है, तो उसे आत्मसंतुष्टि मिलती है। तो इस तरह से उसके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। अब हम देखते हैं नंबर 3 पॉइंट, पाठ्यक्रम का आसानी से पूर्ण होना संभव। तो दोस्तों जो भी विषय वस्तु होती है वो पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही रखी जाती है, क्योंकि पाठ्यक्रम में वो सारे टॉपिक आते हैं जो कि किसी भी विषय के लिए, जो भी कक्षा है, कक्षा का जो भी स्तर है, उस स्तर के हिसाब से या उस स्तर के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम का निर्माण हुआ रहता है, जिसमें अलग अलग पाठ्य वस्तु होती है। तो दोस्तों अलग अलग पाठ्य वस्तु को पढ़ाने में पाठ्यक्रम के माध्यम से आसानी हो जाती है, क्योंकि पाठ्यक्रम में उन सारे टॉपिकों को एक क्रमबद्ध तरीके से रखा जाता है, जिससे कि छात्र सरल से कठिन की ओर, एक तरह से जो भी शिक्षण विधियां हैं उसी के हिसाब से छात्रों को पढ़ना होता है, जहां पर वो धीरे धीरे करके पाठ्य वस्तु के माध्यम से अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें, अध्यापक प्रतिदिन पाठ्य योजना के अनुसार ही कक्षा में अध्ययन अध्यापन का कार्य संपन्न करता है और योजना अनुसार सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ता है, स्टेप बाय स्टेप क्रमबद्ध तरीके से, जिसे हम कहें वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है, जो भी उसकी पाठ्य योजना होती है उसके आधार पर। लेकिन यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि पाठ्य योजना का निर्माण करने से शिक्षक अपने शिक्षण उद्देश्य को पूर्ण कर रहा, बल्कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया उस पाठ्यक्रम का भी महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि पाठ्यक्रम के आधार पर ही वो अपनी पाठ्य योजना का, पाठ्य वस्तु जो होती है उसका निर्माण करता है। एक तरह से वो अपनी पाठ्य योजना का निर्माण, चूँकि पाठ्यक्रम में जो भी पाठ्य वस्तु होती है वो क्रमबद्ध तरीके से रहती है, तो वहाँ पर हम देखेंगे जो भी पाठ्य वस्तु है उसमें भी 1 बाय 1 करके पाठ्य योजना का निर्माण शिक्षक के माध्यम से किया जाता है और छात्रों को अधिगम भी कराया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, पाठ्यक्रम में जो भी पाठ्य वस्तु होती है वो सीरियल वाइज होती है, तो कहीं ना कहीं समय के अनुसार ही कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं एक निर्धारित समय में उस पाठ्यक्रम को आसानी से पूर्ण किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर ये निश्चित होता है कि कितने पाठ हैं, कितनी यूनिट है,
तो एक तरह से उसके आधार पर ये शिक्षक ये डिसाइड करता है कि उसे जो भी शिक्षण कार्य है उसके माध्यम से कितने समय में कैसे उसे सारे कोर्स को कंप्लीट करना है पाठ्यक्रम के माध्यम से। तो एक तरह से ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम एक तरह से आसानी करता है, एक तरह से सहयोग प्रदान करता है शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य को सही ढंग से व्यवस्थित ढंग से करने के लिए। यहाँ पर हम देखें नंबर 4, उद्देश्यों की अस्पष्टता। तो दोस्तों उस उद्देश्यों की अस्पष्टता में हम देखेंगे पाठ योजना निर्माण से यह लाभ होता है कि शिक्षक को यह ज्ञात हो जाता है कि उसे किन किन उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है और कैसे करनी है। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही वह अपने शिक्षण कार्य करता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कितने क्लियर ढंग से बताया गया है कि जब एक शिक्षक, दोस्तों जब आप लेसन प्लान बनाते हैं तो वहाँ पर आप जिस भी विषय में लेसन प्लान बना रहे हैं उस विषय के कुछ महत्वपूर्ण शिक्षण बिंदु होते हैं, उसके कुछ शिक्षण उद्देश्य होते हैं, उन शिक्षण उद्देश्यों का भी आप ध्यान रखते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पाठ योजना अगर आप बना रहे हैं तो आप उन शिक्षण बिंदु शिक्षण उद्देश्यों को ध्यान में रखकर छात्रों को पढ़ाएंगे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि पाठ योजना के माध्यम से उद्देश्यों की स्पष्टता होती है और साथ ही इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही एक शिक्षक अपना शिक्षण कार्य करता है। नंबर 4 तक हो गया दोस्तों। अब हम देखते हैं नंबर 5, सजीव एवं सरस वातावरण बनाने में सहायक। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें पाठ योजना, जब भी एक शिक्षक, क्योंकि जब भी एक शिक्षक शिक्षण कार्य के लिए पाठ योजना का निर्माण करता है तो वो अपनी कक्षा के जो भी स्टूडेंट है, चूँकि वो अपनी कक्षा में पढ़ा चुका है तो इससे ये पता होता है कि उसके छात्र किस तरह के हैं, कितने छात्र प्रतिभाशाली हैं, कितने छात्र सामान्य हैं और कितने छात्र जो हैं वो पिछड़े वर्ग के हैं और उनकी अपनी योग्यता क्या है, उनकी रुचि क्या है, उनकी क्षमता क्या है। तो एक तरह से जब भी एक शिक्षक पाठ्य योजना का निर्माण करता है तो वो व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखता है और उसी प्रकार से ही वो विभिन्न प्रकार के शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग भी करता है, क्योंकि उसे ये पता होता है कि वो अपने शिक्षण सामग्री के माध्यम से अपने व्यक्तिगत भिन्नता वाले जो भी छात्र हैं उनको अच्छे ढंग से अधिगम करा पाएगा। क्योंकि जो छात्र प्रतिभाशाली हैं उनको जो भी पाठ्य वस्तु है वो आसानी से समझ आ जाएगी, लेकिन जो छात्र पिछड़े बालक हैं कहीं ना कहीं उन्हें समझने में थोड़ी सी कठिनाई आएगी। तो उस कठिनाई को कम करने के लिए शिक्षक सहायक उपकरण, जो भी सहायक सामग्रियां होती हैं कह सकते हैं, उसका प्रयोग करता है और जिससे कि जो भी अधिगम प्रक्रिया हो उसमें बालक रुचि ले। तो दोस्तों एक तरह से छात्रों में रुचि उत्पन्न करने के लिए भी शिक्षक जो भी शिक्षण सामग्री होती है, सहायक उपकरण होते हैं एक तरह से कह सकते हैं, उसका प्रयोग करता है। और दोस्तों हम बात करें शिक्षक, यहाँ पर शिक्षक इसके माध्यम से सरस से सजीव वातावरण बनाने में भी सफल होता है। तो दोस्तों उसे ये बिल्कुल अच्छे ढंग से पता होता है कि उसके छात्र कितने योग्य हैं और साथ ही वो किन चीज़ों से अच्छे ढंग से पढ़ना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें, जो छात्र होते हैं वो हमेशा रुचि लेकर पढ़ना ही पसंद करते हैं। जब उनको वहाँ पर रुचि नहीं लगती है तो उनका मन जो है वो पढ़ने में नहीं लगता है। तो इसलिए एक शिक्षक को हमेशा ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो कक्षा का वातावरण है वो रुचिकर हो, वो अलग अलग शिक्षण विधियों के माध्यम से कक्षा को रुचिकर और अधिगम पूर्ण बनाने का प्रयत्न करता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपका
नंबर 5 सजीव एवं सरस वातावरण बनाने में सहायक हो चुका है। और नंबर 6 देखते हैं गृह कार्य को प्रोत्साहन। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें नंबर 6 पॉइंट की, गृह कार्य को प्रोत्साहन। गृह कार्य पाठ योजना का एक आवश्यक सोपान है। अतः अध्यापक प्रयास करता है कि नियत कालांश में वह पाठ योजना के सभी सोपानों को सफलतापूर्वक कर ले। अध्यापक प्रतिदिन गृह कार्य करने के लिए देता है, अतः बालक गृह कार्य नियमित रूप से करता है, जिससे बालक में स्वाध्याय की आदत विकसित हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर एक शिक्षक को गृह कार्य पाठ योजना के समाप्त होने पर देना चाहिए छात्रों को, और साथ ही जो गृह कार्य होता है वो प्रतिदिन का अगले दिन जरूर, एक तरह से कह सकते हैं हर दिन होमवर्क देने के बाद नेक्स्ट दिन जब एक शिक्षक अपने क्लास में पहुंचता है, कक्षा में पहुंचता है, तो वहाँ पर छात्रों के जो भी होमवर्क रहते हैं उसको देखे और साथ ही क्वेश्चन भी पुटअप करे कि जो उसने लास्ट डे पढ़ाया था वो उन्हें समझ में आया था कि नहीं आया था। तो एक तरह से यहाँ पर शिक्षक के एक्टिव होने से छात्र का जो ज्ञान है, छात्र में जो समझ शक्ति है वो बढ़ेगी, कहीं ना कहीं वो एक्टिव होगा जानने, सुनने और समझने के लिए, कक्षा में भी और घर पर भी। जब वो होमवर्क के माध्यम से चीज़ों को पूरा करेगा या फिर हम कहें अपने होमवर्क को पूरा करेगा, तो उसे उन सब चीज़ों में फिर से एक तरह से दोहराने का मौका भी मिलेगा और वो उन सब चीज़ों को लिख कर भी प्रस्तुत करना सीखेंगे। तो अध्यापक प्रतिदिन गृह कार्य करने के लिए देता है, अतः गृह कार्य नियमित रूप से करता है, जिससे बालक में स्वाध्याय की आदत विकसित होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, जब एक छात्र को होमवर्क मिलता है तो उस होमवर्क को वो अपने घर पर करता है, तो एक तरह से वो इस आदत की वजह से धीरे धीरे करके अपनी स्टडी आगे बढ़ाता है, या हम फिर कह सकते हैं कि वो उसके अंदर एक अच्छी आदत का निर्माण होता है कि वो स्वयं से पढ़ना भी सीखता है। क्लियर। अब हम देखते हैं यहाँ पर आपके 6 पॉइंट तक हो चुके हैं, नंबर 7 और 8। तो दोस्तों नंबर 7 पर यहाँ है आपका नंबर 7, उचित प्रस्तुतिकरण में सहायक। शिक्षक पूर्व में ही निश्चित कर लेता है कि निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किस प्रकार से शिक्षण कार्य किया जाए तथा उसका सोपान क्या होगा। अतः कक्षा में जाकर पाठ्य प्रस्तुतिकरण में उसे कोई घबराहट का अनुभव नहीं होता है, बल्कि वह कक्षा में जाकर योजनानुसार शिक्षण कार्य आरंभ कर देता है। पाठ योजना के अभाव में अध्यापक की कक्षा कक्ष में विचित्र स्थिति होने की संभावना अधिक रहती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, जो पाठ योजना होती है वो शिक्षक को उसका जो प्रस्तुतिकरण होता है जिसमें वो अपना शिक्षण कार्य करता है, कह सकते हैं, वो बहुत ही बेहतर ढंग से होता है, क्योंकि वहाँ पर उसे अपने जो भी पाठ योजना के क्रमबद्ध वन बाय वन करके जो स्टेप वाइज वो चीज़ों को बताएगा, पढ़ाएगा, समझाएगा। तो एक तरह से वो स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को पढ़ाने की वजह से वो हर बिंदु पर ध्यान दे पाएगा, जिससे कि उसका तरह से कहें जिससे कि उसका शिक्षण कार्य अच्छे ढंग से होगा और छात्र अधिगम भी कर पाएंगे। तो दोस्तों एक तरह से पाठ योजना का निर्माण करने से शिक्षक को एक कॉन्फिडेंस होता है और साथ ही साथ जब भी शिक्षक पाठ योजना के माध्यम से पढ़ाता है तो वो महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं उसको भी टच करता है, साथ ही उसके अंदर कोई हेजिटेशन नहीं होता है, कोई घबराहट नहीं होती है, वो चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है क्योंकि वो पूरी तैयारी के साथ कक्षा में आता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर उचित प्रस्तुतिकरण में सहायक हो चुका आपका नंबर 6, नंबर 7 आपका हो चुका है। अब हम देखते हैं नंबर 8। यहाँ पर आपका नंबर 8 है
मूल्यांकन को प्रोत्साहन। पाठ्य योजना के निर्माण में मूल्यांकन का अपना महत्व है। अध्यापक अपने कार्य में कितना सफल होता है यह तभी पता चलता है जब बालक को मूल्यांकन की कसौटी पर परखा जाता है। अतः अध्यापक प्रतिदिन योजना अनुसार बालक का मूल्यांकन कर आश्वस्त होता है कि उसका शिक्षण किस सीमा तक प्रभावी है और कहाँ पर उसे अपनी शिक्षण कला में परिवर्तन करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, जब एक शिक्षक शिक्षण कार्य के लिए पाठ्य योजना का निर्माण करता है तो वो एक तरह से अपने आप को प्रतिभाशाली शिक्षक के रूप में, और कह सकते हैं अपने आप को एक आदर्श शिक्षक के रूप में भी प्रस्तुत कर पाता है, क्योंकि वहाँ पर एक शिक्षक के जो भी दायित्व हैं उन दायित्वों को पूर्ण कर रहा है। और साथ ही यहाँ पर हम देखें, जब शिक्षक शिक्षण कार्य के माध्यम से छात्रों को प्रभावशाली ढंग से अधिगम करा पाता है तो उसके बाद वो छात्रों का मूल्यांकन करता है, क्योंकि यहाँ पर जब एक शिक्षक पाठ्य योजना बनाता है तो वो उसमें मूल्यांकन के भी पॉइंट को जोड़ता है, क्योंकि अभी उसने शिक्षण कार्य किया, अब उसे शिक्षण कार्य के बाद एक तरह से वो खुद को जांचने के लिए भी और अपने छात्रों को जांचने के लिए भी कि उसका जो शिक्षण कार्य था वो कितना सफल है और जो हमारे छात्र हैं उन्होंने कितने अधिगम किए। एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक शिक्षक का जो शिक्षण कार्य है वो कितना सफल होता है यह तभी पता चल पाता है जब छात्र को मूल्यांकन की कसौटी पर परखा जाता है। मूल्यांकन जब एक छात्र का किया जाता है तो वहाँ पर मूल्यांकन के माध्यम से एक शिक्षक को ये पता चलता है कि उसने जो मेहनत की वो कहाँ तक सफल है और छात्र ने कितना गेन किया, और उसके कहीं कोई शिक्षण में जो भी कार्य उसने किया शिक्षण से रिलेटेड क्या उसके शिक्षण में कोई कमी तो नहीं है। तो इन सब चीज़ों का उसे पता चलता है, और कहाँ पर जो भी छात्र हैं वो सही ढंग से चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, वहाँ पर शिक्षक उन्हें फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। तो एक तरह से हम कहें अध्यापक प्रतिदिन योजना अनुसार बालक का मूल्यांकन करके आश्वस्त होता है। एक तरह से वो अपने आप को निश्चिंत होता है, वो अपने आप को अच्छा महसूस करता है कि उसने योजना के हिसाब से पढ़ाया और कोई भी पॉइंट नहीं मिस हुआ है, जिसकी वजह से उसके छात्र सही ढंग से अधिगम कर पाएंगे। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, एक शिक्षक को मूल्यांकन के माध्यम से ये पता चलता है कि उसका जो शिक्षण कार्य था वो कहाँ तक प्रभावी रहा, और साथ ही उसे जो भी शिक्षण कला में एक तरह से उसकी जो अपनी कला है शिक्षण, जहाँ पे वो छात्रों को शिक्षा देने का कार्य कर रहा है, उसमें कोई कमी तो नहीं है। तो एक तरह से यहाँ पर मूल्यांकन के माध्यम से केवल छात्र का मूल्यांकन नहीं हो रहा है, छात्र के माध्यम से यहाँ पर शिक्षक का भी मूल्यांकन हो रहा है, क्योंकि शिक्षक यहाँ पर स्वयं का मूल्यांकन कर रहा है कि जो उसने टॉपिक पढ़ाए, जो भी उसने पाठ्य वस्तु पढ़ाई, वहाँ पर छात्रों ने कितना अधिगम किया और किन किन जगहों पे उन्हें कठिनाई हो रही है। और अगर शिक्षक मूल्यांकन के माध्यम से अगर शिक्षक ये जान पाता है कि उसने जो भी शिक्षण कार्य किए हैं उसमें छात्रों ने 100% दिए, 100% उन्होंने बताया, तो एक तरह से शिक्षक के अंदर कॉन्फिडेंस, उनके आत्मविश्वास में और वृद्धि होगी कि उन्होंने बहुत बेहतर ढंग से छात्रों को समझाने का प्रयास किया है। क्लियर दोस्तों? तो इस तरह से हमने देखा कि एक पाठ्य योजना में किस तरह से पाठ्य योजना के माध्यम से एक शिक्षक अपने छात्रों को सही ढंग से पढ़ा सकता है, कह सकते हैं। यहाँ पर हम बात करें, एक शिक्षक अपने छात्रों को प्रभावशाली ढंग से शिक्षक अपना शिक्षण कार्य कर सकता है, जिसमें
योजना का निर्माण करने के माध्यम से हम कहें तो योजना का निर्माण करने से एक शिक्षक के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। हम कह सकते हैं एक शिक्षक के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सुटेबल हैं, क्योंकि वो इनके माध्यम से खुद को सही ढंग से प्रस्तुत कर पाता है और उसके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है और एक तरह से जो पाठ्यक्रम होता है उसको आसानी से वो पूर्ण कर पाता है। और कहें तो उसके जो भी शिक्षण उद्देश्य होते हैं वो शिक्षण उद्देश्य भी स्पष्ट हो पाते हैं, क्योंकि उसने पाठ्य योजना का निर्माण करके शिक्षण कार्य किया। और साथ ही अगर हम बात करें एक तरह से शिक्षक को यहाँ पर शिक्षक अपने छात्रों में स्वाध्याय की आदत विकसित करने के लिए होमवर्क देता है। तो एक ये सारी चीज़ें, ये सारी जो महत्व हैं वो कहीं ना कहीं पाठ्य योजना को और भी ज़्यादा उपयोगी बना देते हैं एक शिक्षक के लिए। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।